आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करूंगी एंशिएंट फॉलन कोड का एपिसोड नंबर 8। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि शाओजन की फाइट गोल्डन किंग के साथ हो रही थी और इस फाइट में शाओजन काफी बुरे तरीके से इंजर्ड हो जाता है, इवन कि वो मरने वाला था। मगर तभी शाओजन को उसके फादर की आवाज सुनाई दी जो कि उससे कह रहे थे कि तुम चैन फैमिली की रिवर्सल टेक्निक का इस्तेमाल करो। जैसे ही शाओजन ने उस टेक्निक का इस्तेमाल किया तो गोल्डन किंग भी उसके सामने टिक ना पाया और दुम दबाकर भाग गया। इधर शांजी के कब्जे में हमारा छोटा सा डोंगडोंग आ चुका था। वो डोंगडोंग से सवाल करते हुए कहती है कि मुझे बताओ आखिर कल रात तुम्हारे साथ कौन था। तभी डोंगडोंग झूठ बोलते हुए कहने लगा कि वो शाओचन था। कल रात वो लाइब्रेरी पवेलियन इसीलिए आया था ताकि वो तुम्हें देख सके। डोंगडोंग ने तो ये झूठ इसीलिए बोला था ताकि शाओचन को एकेडमी से ना निकाला जाए, मगर उसका ये झूठ तो पूरी एकेडमी में फैल चुका। इवन के इस बारे में तो प्रिंसेस यू को भी मालूम हो जाता है। इसी वजह से वो फौरन से शाओचन के पास आकर उसे सवाल करते हुए कहती है आखिर तुम्हारे और शांजी के दरमियान क्या चल रहा है। मगर इससे पहले कि शाओचन उसकी बात का कोई भी जवाब दे पाता वो वहीं पर अनकॉन्शियस हो गया। इसके बाद नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में प्रिंसेस यू और ग्वानहाओ को देखते हैं। ये दोनों शाओचन की मेडिसिन लेने के लिए मार्केट में आए हुए थे। ग्वानहाओ प्रिंसेस यू से सवाल करते हुए कहने लगा कि आखिर बॉस के साथ ऐसा कौन कर सकता है, जिस पर प्रिंसेस यू उसे जवाब देते हुए कहती है कि एकेडमी में तो हमारा ऐसा कोई दुश्मन नहीं, जरूर ये उस कमीने प्रिंस जियान का काम होगा। वो हमें कहीं पर भी खुश नहीं देख सकता। चलो अब चलते हैं ताकि जल्दी से हम उन मेडिसिन को ले आए जो कि मुझे उस फिनिक्स गर्ल ने लिख कर दी। फिनिक्स गर्ल का नाम सुनकर तो ग्वानहाओ काफी ज्यादा हैरान था। वो प्रिंसेस यू से सवाल करते हुए कहता है आप और फिनिक्स गर्ल इतनी अच्छी दोस्ती कब से बन गई। जिस पर प्रिंसेस यू से कह रही थी क्योंकि हम दोनों एक ही रूम में रहती हैं। तुम भी ना बहुत ज्यादा बातें करते हो, बातें करना बंद करके जल्दी से चलो। जिसके बाद तो ये दोनों एक शॉप में पहुंच चुके थे जहाँ का तो अटेंडेंट प्रिस्क्रिप्शन को देखने के बाद अजीब तरीके से मुस्कुराते हुए कहने लगा ये रेसिपी तो बहुत पुरानी हो चुकी, मैं आप लोगों को न्यू पिल्स देता हूँ जो कि इससे भी ज्यादा इफेक्टिव होंगी। असल में उस अटेंडेंट को ये बात समझ आ चुकी थी कि ये दोनों लोग ही अनाड़ी हैं और इन्हें मेडिसिन के एम के बारे में भी मालूम नहीं, इसलिए उसने डिफरेंट मेडिसिन को निकालते हुए उनकी तारीफें करना शुरू कर दी। इसके बाद वो एक एलिक्सर को निकालते हुए कहने लगा ये एलिक्सर बहुत ही ज्यादा काम का है, इसे आप अपने जितने मर्जी पुराने जख्म पर लगाओ वो फौरन से हील हो जाएगा। और इस एलिक्सर का नाम था किंग फेंग ड्यू। लकीली इसके बारे में तो ग्वानहाओ भी जानता था। वो फौरन से बोलते हुए उस अटेंडेंट से कहता है इसको तो हम मच्छर भगाने के लिए इस्तेमाल नहीं करते। जिससे तो प्रिंसेस यू को भी ये बात समझ आ चुकी कि ये अटेंडेंट उन्हें फंसाने की कोशिश कर रहा है। जिस पर तो वो उसे डांटते हुए कहती है कि मुझे ये बकवास चीजें नहीं चाहिए, जो कुछ भी इसमें लिखा है जल्दी से मुझे दे दो। शॉपकीपर एक बार फिर से उस प्रिस्क्रिप्शन को देखकर बहाना बनाते हुए कहता है ये सारे एलिक्सर तो बहुत महंगे हैं और अगर आप इन्हें खरीदना चाहती हैं तो उसके लिए आपको पहले डिपॉजिट पे करना होगा और अगर आप ऐसा नहीं करती तो ये एलिक्सर मैं आपको नहीं दूंगा। प्रिंसेस यू भी इस बात को अच्छे तरीके से जानती थी कि इस शॉपकीपर को सीधा कैसे करना है। जरा गौर से एक बार फिर से इन मेडिसिन को देखो। प्रिंसेस यू की बात सुनते हुए जैसे ही उस शॉपकीपर ने उन मेडिसिन को दोबारा देखा तो लास्ट में उसे फिनिक्स गर्ल की स्टैम्प भी दिखाई दी, जिसे देखते साथ तो वो शॉपकीपर फौरन से अपनी औकात पर वापस आ गया और प्रिंसेस यू से कहने लगा मिस अभी तक आप खड़ी क्यों हैं, आप वहाँ जाकर बैठे, मैं आपके लिए सारी की सारी मेडिसिन लेकर आता हूँ। जिसके बाद तो उसने बहुत सारी थैलियों को लाकर इनके सामने रख दिया था। ग्वानहाओ तो उन थैलियों को देखकर प्रिंसेस यू से सवाल करते हुए कहने लगा यहाँ पर तो इतनी सारी चीजों के नाम भी नहीं है जितनी इसने लाकर रख दी। अब वो पर्सन इन्हें लास्ट मेडिसिन यहाँ पर लाकर देते हुए कहने लगा मैंने सारी की सारी मेडिसिन यहाँ पर रख दी है, इन सब पर आपको 20% डिस्काउंट भी दिया गया है। जो बात सुनकर तो प्रिंसेस यू कहने लगी फिनिक्स गर्ल तो हमारे काफी काम आ गई और ये कहते हैं साथ ही प्रिंसेस यू ने अपने पास से गोल्डन पेनी को बाहर निकाल लिया, जिसे वो शॉपकीपर की तरफ थ्रो करते हुए कहती है कि मुझे कोई डिस्काउंट की जरूरत नहीं और तुम चेंज भी रख सकते हो। प्रिंसेस यू की ये बात सुनते साथ तो शॉपकीपर काफी ज्यादा खुश था। वो खुश होते हुए कहने लगा आप तो बहुत ही अच्छी हैं, मैं आपके लिए इन सब मेडिसिन को अच्छे तरीके से पैक कर देता हूँ। मगर इससे पहले कि वो ऐसा कर पाता एक मास्क वाला बंदा जिसका नाम था जूजियन वो फौरन से आगे की तरफ बढ़ते हुए लास्ट वाले मेडिसिन के पैकेट को छीन चुका। ये बंदे असल में प्रिंस मार्कियस के थे। प्रिंस मार्कियस असल में शानियो एकेडमी का एक स्टूडेंट था। इन दोनों एकेडमीज के दरमियान अच्छे रिलेशंस बिल्ड हो सके इसीलिए यहाँ पर इसे भेजा गया। अब मार्कियस उस शॉपकीपर से कहता है तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी चीजों को दूसरों को बेचने की, तुम्हें तो अच्छा मजा चखाना होगा। और ये कहते साथ ही उसने जाओ यांग से कहा तुम इसे अच्छे से सजा देना ताकि आइंदा ऐसी गलती ना करे। जाओ यांग अभी यहाँ पर ऐसा करने ही वाला था मगर वक्त रहती प्रिंसेस यू वहाँ पर पहुंचकर उस पर अपनी मार्शल आर्ट का इस्तेमाल करते हुए उसे दूर पटक चुकी। साथ ही साथ प्रिंसेस यू अब उससे मेडिसिन का पैकेट लेते हुए मार्कियस से कहने लगी तुमने सोचा भी कैसे कि तुम प्रिंसेस को बुली कर सकते हो, तुम मेरी चीजों को मेरे होते हुए हाथ भी नहीं लगा सकते। मार्कियस जो कि खुद भी एक प्रिंस था वो इस तरह की बेइज्जती को कैसे बर्दाश्त करता। वो प्रिंसेस यू की बात सुनकर उससे कहता है तुम तो इतनी बेवकूफ हो कि तुम्हें ये तक पता नहीं कि कब तुम्हें फाइट करनी चाहिए
चाहिए और कब गिव अप। प्रिंसेस यू भी किसी से कम थोड़ी थी जो कि उसकी इस तरह की बातों पर चुप रहती। वो आगे बढ़कर उसे कहने लगी, मुझे सख्त नफरत है उन लोगों से जो कि मुझे डराने की कोशिश करते हैं, खास तौर पर तुम जैसे जो कि खुद तो कुछ कर नहीं सकते, बस अपने चमचों के दम पर उड़ना जानते हैं। अब तुम यहाँ से दफा हो जाओ इससे पहले कि देर हो जाए, क्योंकि मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो। मार्कस को भी गुस्सा आ चुका था। वो गुस्से से भड़कते हुए कहता है कि तुम मुझे नहीं बता सकती कि मुझे कब जाना है और कब नहीं। और ये कहते साथ ही उसने अपने चमचों को ऑर्डर्स दे दिए कि वो जाकर प्रिंसेस यू पर हमला करें। मगर प्रिंसेस यू ने तो अपनी मार्शल आर्ट स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए इन नमूनों को अच्छा मजा चखा दिया। इवन के ग्वान हाओ भी प्रिंसेस यू की फाइटिंग स्किल से काफी इम्प्रेस हो चुका। वो उससे कहता है कि प्रिंसेस यू इसके बाद तो मुझे भी ये स्किल जरूर सिखाना। प्रिंसेस यू जिसने तो मार्कस के सारे चमचों को अच्छे तरीके से धो दिया था, वो मार्कस से कहती है कि तुम्हें तो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करनी आती है, पता है मैं थोड़ी देर में तुम्हारा हाल भी तुम्हारे चमचों जैसा कर दूंगी। और ये बात सुनकर तो मार्कस का खून ही खोल उठा। इसी वजह से उसने प्रिंसेस यू को एक जोरदार टांग मारते हुए शॉप के बाहर फेंक चुका। इसके बाद वो खुद भी बाहर की तरफ आते हुए अपने फैन ब्लेड का इस्तेमाल करके प्रिंसेस यू पर अटैक्स करना शुरू कर देता है, जो देखकर तो प्रिंसेस यू ने भी अपने स्वॉर्ड को बाहर निकाल लिया और इन दोनों के दरमियान ही जबरदस्त फाइट स्टार्ट हो चुकी, जिसे प्रिंसेस यू डोमिनेट करते हुए मार्कस के फैन ब्लेड को भी थोड़ा सा तोड़ चुकी। और इस बात ने तो मार्कस को और ज्यादा गुस्सा दिला दिया। इसीलिए वो प्रिंसेस यू से कहता है कि तुम्हारी ऐसा करने की हिम्मत भी कैसे हुई, जबकि प्रिंसेस यू तो यहाँ पर उससे कह रही थी कि मैं तुम्हें एक बार फिर से मौका देती हूँ, जाओ और जाकर उस शॉपकीपर से माफी मांगो। प्रिंसेस यू तो यहाँ पर इसी तरह की बातें किए जा रही थी, तभी मार्कस की नजर उसकी बॉडी पर पड़ गई, जिसे देखने के बाद तो मार्कस की नीयत प्रिंसेस यू पर खराब हो गई। इसीलिए वो उससे कहता है कि तुम्हारी खूबसूरत बॉडी को देखकर मैं तुम्हारे लिए एक फेवर करना चाहता हूँ, अगर तुम चाहो तो मुझसे माफी मांग लो, मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। जो कहते ही उसने अपने फैन ब्लेड्स का इस्तेमाल करते हुए प्रिंसेस यू की तरफ स्लैशेस अटैक चल दिए। प्रिंसेस यू ने भी वक्त रहते ही उन्हें डॉज कर लिया था, मगर मार्कस यहाँ पर नहीं रुका, बल्कि वो कंटिन्यूअसली प्रिंसेस यू पर अटैक्स किए जा रहा था, जिनसे तो प्रिंसेस यू भी थोड़ा सा इंजर्ड हो चुकी। मार्कस तो घटिया होने के साथ साथ बहुत कमीना भी था, क्योंकि उसने अपने फैन ब्लेड का इस्तेमाल करते हुए प्रिंसेस यू की थोड़ी सी ड्रेस को भी फाड़ दिया था, जिसे तो वो सूंघते हुए कहने लगा, तुम्हारी बॉडी की स्मेल तो काफी अच्छी है, तुम्हें तो मेरे साथ चलना चाहिए, मेरा यकीन मानो हम दोनों बहुत एंजॉय करेंगे। कोई ऐसे प्रिंसेस यू के साथ फ्लर्ट करे, हो सकता है कि वो उसे छोड़ेगी। और यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ, क्योंकि प्रिंसेस यू उस पर भड़कते हुए कहती है, बेशर्म इंसान तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई प्रिंसेस से ऐसे बात करने की, तुम तो अब मरना डिजर्व करते हो। और ये कहते साथ ही प्रिंसेस यू ने अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए मार्कस पर अटैक्स करने शुरू कर दिए। साथ ही साथ वो उसे यहाँ पर कह रही थी, कुत्ते इंसान आज तो तुम्हें मैं अच्छा मजा चखा कर रहूंगी। और ये कहते साथ ही प्रिंसेस यू ने एक जोरदार लात उसके पेट पर जड़ दी, जिसकी वजह से तो मार्कस उड़ता हुआ दूर जा गिरा। मगर उसकी अकड़ तो अभी भी कम नहीं हुई, क्योंकि उसने एक बार फिर से प्रिंसेस यू पर अटैक कर दिया था। प्रिंसेस यू भी उसके हर बार का मुंह तोड़ जवाब दे रही थी कि अचानक से वहाँ पर फिनिक्स गर्ल पहुँच गई, जिसने तो आते साथ ही इन दोनों की फाइट को रुकवा दिया। प्रिंसेस यू तो फिनिक्स गर्ल को देखकर उसे मार्कस की शिकायत लगाते हुए कहने लगी, ये कमीना इंसान यहाँ पर आकर तोड़फोड़ करने के साथ साथ मुझे भी छेड़ रहा था। प्रिंसेस यू की बात सुनकर फिनिक्स गर्ल उसे मार्कस की बेल्ट दिखाते हुए कहने लगी, ये शानियो एकेडमी का स्टूडेंट है, जिसे यहाँ पर इसीलिए भेजा गया था ताकि दोनों अकेडमीज के रिलेशनशिप्स को बेहतर किया जा सके, इसीलिए तुम गुस्से से काम मत लो। इसके बाद प्रिंसेस यू फिनिक्स गर्ल से कहती है, वैसे मैंने कभी अकेडमी में इस कमीने को नहीं देखा। मार्कस भी यहाँ पर प्रिंसेस यू की सारी बातें सुन रहा था, इसलिए वो उससे कहने लगा, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मैं चैनियन किंगडम का प्रिंस हूँ, भला मैं तुम जैसे आम और गरीब लोगों के साथ क्यों रहूंगा? इस बात पर तो प्रिंसेस यू उसका मजाक उड़ाते हुए कहने लगी, मैंने आज से पहले इस तरह के किसी किंगडम का नाम भी नहीं सुना, क्या ये बहुत पावरफुल है? फिनिक्स गर्ल को भी अब तक ये बात समझ आ चुकी थी कि प्रिंसेस यू ऐसे तो चुप नहीं होने वाली, इसीलिए वो उसके पास आकर कहने लगी, शानियो अकेडमी पूरी 4 बड़ी अकेडमीज में आती है, इवन के इसका भाई इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि अगर मेरे ग्रैंडपा भी उनके सामने आए तो वो भी उसे रिस्पेक्ट शो करते हैं। अपने बारे में ये सारी बातें सुनने के बाद मार्कस तो ऐसे खड़ा था कि जैसे उसने कोई जंग फतह कर ली हो। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे अब तो प्रिंसेस यू उसके सामने घुटने टेक ही देगी। मगर प्रिंसेस यू तो ठहरी प्रिंसेस यू। वो फिनिक्स गर्ल से कहती है कि मैं इस कमीने को माफ नहीं करने वाली, जब तक ये मुझसे और शॉपकीपर से माफी नहीं मांग लेता, मैं इसे कहीं भी जाने नहीं देने वाली। प्रिंसेस यू अभी यहाँ पर इसी तरह की बातें कर ही रही थी कि मार्कस का दिमाग घूम गया और उसने शूरिकेन्स का इस्तेमाल करते हुए प्रिंसेस यू पर अटैक्स कर दिए, जिनका सामना करने के लिए प्रिंसेस यू अपनी पावर्स को अनलिश करते हुए बिल्कुल तैयार थी। इसके बाद प्रिंसेस यू ने उन सारे के सारे शूरिकेन्स पर एक स्लैश अटैक लगाते हुए उन सबको डिस्ट्रॉय कर दिया। न सिर्फ उन्हें डिस्ट्रॉय किया बल्कि मार्कस की तरफ भी एक स्लैश अटैक चल दिया, जिसे बचने के लिए मार्कस ने अपने सामने अपने फैन ब्लेड को रख लिया। मगर प्रिंसेस यू का ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो फैन ब्लेड उसके सामने टिक न पाया और वहीं पर ब्रेक हो गया। मगर मार्कस तो
किसी ढीठ मिट्टी का बना था, क्योंकि वो इतना सब होने के बाद भी बाज नहीं आया। उल्टा उसने तो अपने शूरिकेन का इस्तेमाल करते हुए प्रिंसेस यू पर अटैक कर दिया। असल में तो ये उसकी एक चाल थी ताकि वो अपनी पॉइजनस पाम टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए प्रिंसेस यू पर अटैक कर सके। और मार्कस इस पे कामयाब भी हो चुका, क्योंकि उसने सक्सेसफुली प्रिंसेस यू की बॉडी में पॉइजन को डाल दिया था। और ऐसा करके तो मार्कस काफी ज्यादा खुश था, मगर प्रिंसेस यू ने तो उसकी इस खुशी को ज्यादा देर के लिए टिकने ना दिया, क्योंकि वो उसकी टांगों के दरमियान एक जोरदार किक करते हुए उसे दूर पटक चुकी। ये देखकर तो मार्कस के चमचे फौरन से उसके पास आ गए। मार्कस भी यहाँ पर अनजान बनने का नाटक करते हुए कहने लगा, फिनिक्स गर्ल, मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी, तुम्हारे होते हुए ये लड़की मेरे साथ बदतमीजी कर रही है। मगर फिनिक्स गर्ल तो यहाँ पर उल्टा उसे ही डांटते हुए कहती है, वो तुम्हें नहीं बल्कि तुम उसे परेशान करने की कोशिश कर रहे थे। इस पर तो मार्कस ने और ज्यादा नाटक करना शुरू कर दिया। वो कह रहा था कि मैं एक प्रिंस हूँ और तुम लोग मेरे साथ ऐसा सलूक नहीं कर सकते, जबकि उसके गार्ड्स उसे उठाते हुए यहाँ से ले जाने लगे। उसके यहाँ से जाते साथ ही प्रिंसेस यू फिनिक्स गर्ल से सवाल करते हुए कहने लगी, मैंने अभी उस प्रिंस को मारा, क्या तुम मुझे वापस ले जाकर पनिश नहीं करोगी? अगर फिनिक्स गर्ल का तो ऐसा कोई इरादा नहीं था। वो प्रिंसेस यू से कहती है, वो यही डिजर्व करता था, अगर वो तुम्हें दोबारा मिले तो तुम उसे और ज्यादा जोर से किक करना। ये सब कहते हुए फिनिक्स गर्ल यहाँ से रवाना हो चुकी, जबकि पीछे मौजूद प्रिंसेस यू की तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है, क्योंकि पॉइजन ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। नेक्स्ट हमें 2 दिन के बाद का सीन दिखाया गया, जहाँ पर शाओ चैन ट्रांसफॉर्मेशन पिल्स को कंज्यूम करने की वजह से काफी हद तक रिकवर हो चुका, क्योंकि उसकी इंटरनल एनर्जी भी वापस से नॉर्मल हो जाती है। साथ ही साथ शाओ चैन यहाँ पर सोच रहा था कि जैसा कि उसके फादर ने उसे बताया कि चैन फैमिली की सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए शाओ चैन इमॉर्टल मार्शल आर्ट के रेलम में भी ब्रेक थ्रू कर सकता था। ये सब कहते हुए शाओ चैन याद करता है कि कैसे वो इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए गोल्डन डीमन तक को नहीं हरा पाया, और अगर उसके सामने लैंगफेंग जैसा ओपोनेंट आ जाए तो फिर वो क्या करेगा। इसीलिए उसे जल्दी से जल्दी इस टेक्निक को मास्टर करना होगा। और तभी शाओ चैन को जेड रुई ने दोबारा से वही इल्यूजन दिखाना शुरू कर दिया, जो कि उसे माउंटेन्स पर दिखाया था, जहाँ पर तो उस डीमन और गॉड के दरमियान फाइट हो रही थी। वो गॉड डीमन से कहता है कि मैं तुम जैसे गद्दार को मार कर रहूंगा। ये बात सुनकर तो डीमन को भी गुस्सा आ गया, इसीलिए वो उस गॉड से कहता है कि ऐसा कभी नहीं होने वाला। और ये कहते हुए उसने अपने साइज को इंक्रीज कर लिया था। साथ ही साथ वो अपने पास मौजूद ड्रम को जोर जोर से बजाना शुरू कर देता है। इन सोनिक वेव्स की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा हाई थी, इससे तो शाओ चैन का सर दुखना शुरू हो गया। और शाओ चैन को ये बात क्लियर हो जाती है कि ये कोई इल्यूजन नहीं है, बल्कि वो तो इस गॉड की स्पेस ऑफ कॉन्शियसनेस में था। जो बात जानने के बाद तो शाओ चैन काफी हैरान था कि इस गॉड की कॉन्शियसनेस अभी तक उसके ओपोनेंट से फाइट कर रही है। सामने की तरफ वो गॉड और डीमन लगातार एक दूसरे से फाइट कर रहे थे। वो गॉड डीमन को हराने के लिए अपने कटे हुए हाथ की जगह एक स्पिरिचुअल हैंड को जनरेट कर लेता है, मगर वो हाथ डीमन के सामने ज्यादा देर के लिए टिक ना पाया और वहीं पर डिस्ट्रॉय हो गया। इसी वजह से गॉड यूरुयू ने अपनी टांग का इस्तेमाल करते हुए उस डीमन को दूर पटक दिया। साथ ही साथ उस पर लातों और मुक्कों की भी बरसात कर दी। इस पर वो डीमन भी कहीं पीछे रहने वाला था, वो भी फौरन से आगे की तरफ बढ़ते हुए यूरुयू पर अटैक्स करने की कोशिश करता है, मगर हमारा गॉड तो उसके सारे अटैक्स को डॉज करते हुए उल्टा उसी की टांग को पकड़ते हुए उसे गोल गोल घुमाकर तारे दिखाकर उसे दूर पटक देता है। यहाँ पर उस गॉड को थोड़ा सा टाइम मिल जाता है, इसीलिए उसने शाओ चैन की प्रेजेंस को महसूस कर लिया, मगर इससे पहले कि वो शाओ चैन से कुछ कह पाता, वो डीमन दोबारा से खड़ा हो चुका था और अपनी लंबी जुबान का इस्तेमाल करते हुए यूरुयी को पकड़ लिया। यूरुयी तो यहाँ पर खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था कि तभी उस डीमन की नजर शाओ चैन पर पड़ गई और वो शाओ चैन को पकड़ने के लिए शाओ चैन की तरफ आगे बढ़ने लगा, ताकि वो उसकी बॉडी का इस्तेमाल करते हुए खुद को रीइंकार्नेट कर सके। शाओ चैन उसे ही अपनी तरफ बढ़ता देख वहाँ से भागना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से शाओ चैन के हाथ से जेड रुई नीचे गिर जाता है, मगर इससे पहले कि शाओ चैन उसे उठा पाता, गॉड यूरुयी ने उसे उठा लिया, जिसकी मदद से वो खुद के हाथ को भी रीजनरेट कर पाते हैं। ये देखते हुए डीमन उनसे कहने लगा, ना तुम मुझे मार सकते हो ना मैं तुम्हें। उसकी ये बात सुनकर तो गॉड यूरुयी उसे जवाब देते हुए कहते हैं, किसने कहा कि मैं तुम्हें नहीं मार सकता। और ये कहते साथ ही उसने जेड रुई को बाहर निकाल लिया। जेड रुई को यूरुयी के हाथ में देकर डीमन उनसे कहने लगा कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, अगर तुमने इसका इस्तेमाल करते हुए मुझे मिटाने की कोशिश की तो फिर तुम खुद भी एशेस में चेंज हो जाओगे। मगर उस गॉड को तो इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था और वो बिना देर किए जेड रुई का इस्तेमाल करते हुए उस डीमन की कॉन्शियसनेस को भी मिटा देता है। उस डीमन का खेल खत्म करने के बाद यूरुयी शाओ चैन से कहने लगे, तुम्हें जेड रुई ने चूज किया है, तुम आहिस्ता आहिस्ता करके इसकी पावर्स को समझ जाओगे, मगर जितना जल्दी हो सके तुम्हें मेरे दूसरे डिवाइन आर्टिफैक्ट शानवो आर्मर को भी ढूंढना होगा, ताकि वो किसी गलत हाथों में ना जाए, और अगर ऐसा हो गया तो ये पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। और ये कहते साथ ही यूरुयी की पूरी बॉडी डिस्ट्रॉय हो गई और शाओ चैन वापस अपनी कॉन्शियसनेस में आ जाता है। तभी भागते भागते ग्वानहाओ भी शाओ चैन के पास आ गया, जो कि शाओ चैन को बता रहा था कि प्रिंसेस यू को किसी ने पॉइजन दे दिया है। पॉइजन का नाम सुनकर तो शाओ चैन काफी हैरान हो गया, इसीलिए वो ग्वानहाओ से सवाल करते हुए कहता है कि आखिर ऐसा किसने
किया। इस पर तो ग्वानहाओ ने शाओजन को पूरी स्टोरी बता दी कि आखिर 2 दिन पहले क्या हुआ था और ये सब किया कराया उस मार्कियस का है। शाओजन अब ग्वानहाओ पर भड़कते हुए कहने लगा कि आखिर तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि प्रिंसेस यू को किसी ने पॉइजन दे दिया है। इस बात पर तो ग्वानहाओ अपना मुंह लटकाते हुए शाओजन को जवाब देते हुए कहता है कि मैं तो आपको बताना चाहता था मगर प्रिंसेस यू ने मुझे मना कर दिया, क्योंकि इस बात के पता चलने के बाद शैनलिन एकेडमी और डोंगचू स्टेट में उनकी बेइज्जती हो जाती। पर बॉस अभी आप इन सब बातों को छोड़ें और मेरे साथ चलें, क्योंकि प्रिंसेस यू की कंडीशन कुछ सही नहीं है। शाओजन तो ये बात सुनते साथ ही प्रिंसेस यू के लिए इतना ज्यादा परेशान हो चुका कि वो अपनी शैडो डांसिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए फौरन से प्रिंसेस यू के रूम की तरफ जाने लगा। रास्ते में वो खुद से ही बातें करते हुए कह रहा था कि प्रिंसेस यू तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। इधर प्रिंसेस यू भी पॉइजन को सप्रेस करने की कोशिश कर रही थी मगर वो ऐसा करने में कामयाब ना हो पाई, जिसके साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।